दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। दोस्तों इस पोएम को हम पढ़ेंगे 3 फेजेस में। पहले फेज में हम बात करेंगे अबाउट द पोएट, दूसरे फेज में हम बातचीत करेंगे थीम ऑफ द पोएम और तीसरे फेज में हम देखेंगे पोएम की एक्सप्लेनेशन को। मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। अगर मैं बात करूं पोएट की पैब्लो नेरुडा साहब की, तो पैब्लो नेरुडा के लाइफ स्पैन 1904 टू 1973 था। 1904 से 1973 इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड वॉर भी देखा था। इसका क्या असर पड़ता है उनकी पोएट्री पे, इस बारे में भी हम बात करेंगे, पर्टिकुलरली इस पोएम के रिगार्ड में। दूसरी बात करें अगर हम, तो पोएट की खास बात यह थी कि दोस्तों इन्हें 1971 में यानी कि मौत से अपने मृत्यु से 2 साल पूर्व नोबेल अवार्ड मिल चुका था, यानी कि वो एक नोबेल अवार्डी थे। दोस्तों नोबेल अवार्डी के लिए क्या कोई और वर्ड है? अगर पॉसिबल हो तो गूगल डिक्शनरी से कंसल्ट करके प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस दौरान आप सीख सकेंगे एक नया वर्ड। और अगर पोएट की तीसरी महत्वपूर्ण बात बतानी है मुझे, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पोएट चिली से थे। चिली एक कंट्री का नेम है दोस्तों। जिन्होंने सीबीएसई क्लास 9 से पढ़ाई की हुई है उन्होंने चिली का थोड़ा सा रेफरेंस तो जरूर पढ़ा होगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। क्या आप मुझे बता सकते हैं गूगल सर्च करके कि चिली नाम का ये देश बेसिकली किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है? तो चलिए शुरू करते हैं बात पोएम के थीम की। आपको पोएम की थीम समझने के लिए बहुत शुरुआत में इस पोएम की टाइटल को देखना चाहिए। तो कीपिंग क्वाइट इज एन इंपॉर्टेंट अपील ऑफ द पोएट फॉर इंट्रोस्पेक्शन, and for introspection it is important to keep quiet for a certain time period. This introspection is pretty important to have the social harmony in our life, mutual understanding and mutual respect for each other. So these are the 3 prominent themes of the poem. अब बात करते हैं दोस्तों अगले फेज की, यानी कि पोएम की एक्सप्लेनेशन की। Now we will count to 12 and we'll all keep still. Poet makes the very prominent appeal in the very beginning of the poem. जो पोएट है वो बिल्कुल बिगिनिंग में ही एक अपील अपने सभी रीडर्स से करते हैं, and that appeal is to keep still, and still means silent, movementless and cool, calm. तो पोएट अपील करते हैं अपने रीडर्स से कि चलिए हम सभी 12 तक काउंट करेंगे और खुद को बिल्कुल कूल काम रखने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों बात अगर कहते हैं 12 क्यों नंबर में चुना गया है, ये न्यूमेरिक डिजिट कुछ और क्यों नहीं हुआ 13, 15 है? क्रिटिक्स का कहना है दिस नंबर 12 इंडिकेट्स टुवर्ड 12 मंथ्स, दिस 12 इंडिकेट्स टुवर्ड 12 फिगर, 12 नंबर इन अ क्लॉक. So actually it represents 1 complete minute, 1 complete hour. This is how the poet makes an appeal to the readers to stay cool, calm, free of any clamor, free of any movement by counting up to 12. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. पोएम के इस पैराग्राफ में पोएट अपील करते हैं, on the face of earth there are so many languages spoken across the globe, but poet makes an appeal not to use any language to communicate any idea to other. It is the most important time to talk to ourselves. लैंग्वेज की आवश्यकता क्या है? To communicate your thoughts to others. While when you are engaged in communicating with yourself, you do not need any language. One more thing is important. All the controversies start with speaking or using language in any form, whether it's spoken or written. सारी समस्याएं जो होती हैं, विवाद जितने भी controversies होते हैं, you land in controversies, you plunge into controversies when you speak something or when you write something. Okay, so just to add all this kind of frictions from your life, इस तरह के सारे फ्रिक्शन, सारे कंट्रोवर्सीज को रिमूव अगर आप करना चाहते हैं
तो पोएट अपील करते हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज ऑन द फेस ऑफ अर्थ। कुछ देर के लिए हम सभी किसी भी भाषा में कोई विचार व्यक्त न करें। और साथ ही साथ कहते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। पोएट यहां पर अपील करते हैं कम से कम 1 सेकेंड तो रुक जाए कुछ भी कहने से पहले। और लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। हम अपने हैंड मूवमेंट्स, आर्म्स स्टैंड फॉर टू थिंग्स, हैंड का मूवमेंट, आर्म्स, एंड सेकेंड आर्म्स मीन्स वेपन्स। तो पोएट कहते हैं जो ह्यूमन रेस से काम करने में लगी हुई है इसे कुछ सेकंड के लिए रोक दें। आर्म्स का मूवमेंट यानी वेपन्स का मूवमेंट कुछ देर के लिए रोक दें ताकि धरती पीसफुली एटलीस्ट इनहेल और एक्सेल कर सके। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट without rush, without engine, we'd all be together in a sudden strangeness। पोइट अपील करते हैं कि कितना एक्सोटिक मोमेंट होगा, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट होगा अगर कुछ ऐसा हो गया जब पूरी दुनिया थम सी जाए। कुछ मिनट के लिए सही, कुछ सेकंड के लिए सही, पूरी दुनिया थम सी जाए, कोई मूवमेंट ना हो, कहीं कोई डिस्प्यूट ना हो, कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कहीं कोई ह्यूमन क्लैमर ना हो, विदाउट रश। जो रश जैसी सिचुएशन बनी रहती है, बच्चों को स्कूल जाने की रश में रहते हैं, एम्प्लॉयज अपने ऑफिस के लिए, वर्कर्स अपने फैक्ट्रीज के लिए, ये जो रश है, इस रश में ऑल ऑफ सडन इट विल स्लम्प डाउन, अचानक से ये सब कुछ बंद हो जाएगा, विदाउट इंजन। और जब ये सारी रश बंद होगी तो इंजन्स की नेसेसिटी भी बंद हो जाएगी। इंजन्स स्टैंड फॉर सो मेनी थिंग्स, whether it's a means of transportation or it's a means of producing goods at industrial scale। तो ये सारी मूवमेंट जब बंद हो जाएंगी तो क्या हो। तो शायद पोएट इसीलिए अपील कर रहे हैं कि प्लीज स्टॉप ऑल दिस फॉर अ मोमेंट, लेट्स नॉट इनटू बी एनी रश, let's stop the engine, and if we turn into this situation possibly for the entire human race, it will be something novel, it will be something extraordinary, it will be very different thing, and we all will fall into strangeness, क्योंकि ये बिल्कुल नया होगा हम सबके लिए। अब तो लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है ये चीज नई नहीं रहेगी, फिर भी अगर ऐसा होता उस दौर में तो डेफिनेटली बिल्कुल नई चीज थी। और क्या क्या चीजें होंगी अगर ह्यूमन इंटरप्शन बंद हो जाए नेचर में, तो पोएट थर्ड स्टैंजा में इस बारे में बात करते हैं। फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स व्हेन द मूवमेंट ऑफ आर्म्स विल स्टॉप। जब इन हाथों का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा तो ह्यूमन हैंड्स आर एंगेज इनटू सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच आर हार्मिंग आवर नेचर एंड एनवायरनमेंट। ये ह्यूमन इंटरफेरेंस कई जगहों पे बहुत सारी चीजों को परेशान करती है, नेचर के, इकोलॉजी के, इकोसिस्टम के। तो कोल्ड सी में फिशरमैन ऑल ऑफ सडन स्टॉप करेंगे खुद की हंटिंग को, और क्या होगा, फिशिंग को। उन्हें भी जीने का कुछ वक्त मिल जाएगा, उन्हें भी नेचुरल इकोसिस्टम में रहने का कुछ वक्त मिल जाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ड हैंड्स। इस स्टैंजा में दो इमेजेस पोएट प्रेजेंट कर रहे हैं। पहला इमेज जो है वो है फिशरमैन इन कोल्ड सी इफ ही डजंट हंट, इफ ही डजंट फिश। और सेकेंड इमेज है द वर्कर्स, द मैन गैदरिंग सॉल्ट, वो इंसान जो सॉल्ट गैदरिंग में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ वक्त मिल जाएगा, एंड इस मिले हुए वक्त में वो क्या कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू सी देयर वुंडेड, इंजर्ड हैंड्स, देयर हर्ट हैंड्स। एक्चुअली में यहां पर ये image, man gathering salt, symbolizes the entire human race who are consistently, continuously, round the clock engaged in earning and spending, and meanwhile they keep themselves hurting but they have no idea। यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। डॉग जब हड्डी को चबाता है तो उसके दांतों से, उसके जॉ से ब्लड ड्रिप होकर के पहुंचने लगते हैं उसके माउथ में, बट उसे लगता है कि वो हड्डी से वो चीज ले रहा है और इस वजह से वो उस हड्डी को चबाता है।
यानी कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच में जब हम एंगेज्ड होते हैं तो while thinking that we are exploiting nature actually we are getting exploited। तो यहां पर जब हम इस पूरे एक्सप्लॉइटेटिव नेचर से अपने एक्सप्लॉइटेटिव वर्क ट्रेंड को स्टॉप करेंगे तो पॉसिबली हमें यह समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से नेचर को हर्ट करते करते हम लोगों ने खुद को भी हर्ट करना शुरू कर दिया। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with a gas, wars with a fire, victory with no survivors would put on clean clothes। And what may happen? क्या कुछ हो सकता है जब पूरी दुनिया कुछ समय के लिए रुक जाती है। When we stop moving our arms, जैसा कि पहले वाले स्टैंजा में पोएट ने कहा था, तो तब क्या चीजें हों। जो लोग ग्रीन वॉर्स मीन्स वॉर विद द एनवायरमेंट, वॉर विद द इकोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, their policies will be stopped and thus harm to nature will be stopped at least for a while। wars with the gas, तमाम पॉल्यूशन मेकिंग फैक्ट्रीज के थ्रू एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वो वॉर कर रहे होते हैं नेचर से, वो वॉर का दौर कुछ समय के लिए रुक जाएगा। There will be a truce। They have been earlier engaged in fighting with the firearms। Fire stands for firearms, nuke arms or other form of firearms। Victory with no survivors, and we all know that the arsenal of mass destructive weapons, the nuke arsenals means nuclear weapons arsenals, are so huge that we can destroy and destruct this earth as many times as possible। अलग अलग डिवाइसेस से जो लोग जंग लड़ रहे थे दुनिया भर में, उन्हें वक्त मिल जाएगा जब when they stop their arms they will have time for what? To put on new clothes, to put on clean clothes। And putting on clean clothes stand for to start a fresh beginning or to have a moment when they do not bleed others। cloth उन्हें भी साफ सुथरी शुरुआत करने का, साफ कपड़े पहनने का वक्त मिल सकेगा जहां उनके कपड़ों पे किसी के रक्त की बूंदें न हो। And with their brothers in the shed doing nothing, when all these wars will come to a stop, will come to a halt, they too will have time to sit with their families, to sit with their brothers doing nothing। And doing nothing means doing no harm to the nature, doing no harm to the other people। Wars with the gas and wars with the fire have a repetition figure of speech। What I want should not be confused with a total inactivity। Life is what it is about। But poet कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपील को people may take it in a wrong way, लोग दूसरे तरीके से ना लें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझ लें पोएट तो ये कहना चाहते हैं कि बस पढ़ जाओ, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ। पोएट कहते हैं I do not want to have this association of inactivity with my appeal। मैं ऐसी किसी एसोसिएशन को अप्रूव या एंडोर्स नहीं करता। What does he endorses? वो कहते हैं life is what it is all about, क्योंकि जिंदगी तो वही है जो जिंदगी होती है। And what is life? There are so many definitions, but one thing is constant about life, and that is the progressive move। Life is full of activities, life is a surge of energy, life is a surge of creativity every moment। Even when you are sleeping, so many cells are taking birth and so many cells are dying inside your body। It should not be taken as total inactive। His appeal should not be taken as total inactivity। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness। The poet says that कि अगर हम लोग इस तरह से सिंगल माइंडेड नहीं होते, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, जस्ट टू कीप आवर लाइफ मूविंग, अपनी लाइफ को मूविंग करने के लिए दिन रात एक ही काम में एंगेज नहीं होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचकर सारे एक्शंस नहीं ले रहे होते, तो पॉसिबली वी वुड हैव टाइम टू इंटरप्ट द सैडनेस, द मोनोटोनी वी आर लीडिंग इनटू एवरी डे। क्या होता है, आप सपोज करो एक कोई शॉपकीपर है,
उनने क्या करना है, सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, उन्होंने शॉप ओपन की, रात तक बैठ और वहां पर शॉप क्लोज की, फिर पहुंचे घर पर, खाना खाया, किसी तरह से थोड़ी सी एनर्जी बॉडी में रिस्टोर हो पाई 5-6 घंटे में, एंड अगेन ही इज एंगेज इनटू द सेम मोनोटोनस एक्टिविटी, and this monotony brings sadness into life somewhere or the other. Okay, so the poet says, we have been so single minded, we have such a narrow focus in our life to keep our life moving, that we have been into a sadness what remains even unaddressed by us. तो कहते हैं कि इस सैडनेस से बाहर निकलने का मौका शायद ये कुछ देर का मौन हमें दे सकेगा. When we'll self introspect the things, possibly it will give us the time to break this monopoly, to interrupt this sadness. And what is this sadness born of? What is this sadness generated from? ये sadness कैसी है जो generate हुई हमारे अंदर? This sadness is generated of never understanding ourselves. कभी भी खुद को न समझ पाने का दुख. काश मैंने ऐसा किया होता तो मेरे साथ ऐसा होता, मैंने उस पल ये बात नहीं समझी थी 10 साल पहले, 5 साल पहले, वरना ये चीज ऐसी होती. This sadness of never understanding ourselves will be broken when we will introspect ourselves. This is the appeal of the poet. And threatening ourselves with death, this is the second cause of the monotony or the sadness in our life, that we keep threaten ourselves with the fear of death. But once if we spend time with ourselves, once if we introspect, possibly this will interrupt all this sadness and will give you an opportunity to leave your passion to your life. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. The poet gives us an optimistic image. पोएट यहाँ पे बड़े ही एक आशावादी इमेज देते हैं कि fear of death that creates sadness in us should be interrupted, because everything that dies brings back into life. Nature is giving you the right example of it. When any seed falls from a tree or a plant and it is kept under the soil for many months, but when spring comes, once again the fallen seed spring into life. So nature gives us example that anything that dies comes back into life. So poet makes an appeal not to be into a sadness, not to be in a threat of death, rather face the situations bravely. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Poet makes an appeal here to the readers that he spends his time counting 12 for entire human race, and they should learn that they'll have to keep quiet for introspection. And with this appeal, the poem comes to an end. Friends, it is very important to understand that Pablo Neruda had his great strategic war in his life. So across the globe, so many wars were taking place. So we can understand why does the poet ask for keeping quiet, why does the poet ask for introspection, why does the poet demand mutual respect for each other, and why does the poet demands for a harmonious society. With this note, we are just closing this video. Thanks for watching. Take care and keep learning.